मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ आज की भागदौड़ की दुनिया में एक सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि बड़ा हो या बच्चा, हर कोई इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच है शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीपक गिरी सर। आइए डॉक्टर दीपक गिरी सर से बात करते हैं और जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उनसे जुड़े मिथक्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो शायद अभी हम आज तक हम जानते नहीं। तो चलिए डॉक्टर दीपक गिरी सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बदलाव आपसे के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए, जैसे अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो समाज में अभी भी इसको लेकर काफ़ी सारे मिथक्स हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मानसिक बीमारी होती है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं पता है। मानसिक बीमारी तो बहुत आगे की चीज़ हो गई। तो अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके परिभाषा पर जाएं तो उनके डेफिनेशन के हिसाब से, उनके परिभाषा के हिसाब से स्वास्थ्य health is a complete physical, mental and social well-being and not just the absence of disease and infirmity। मतलब अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तभी हम उसको कंप्लीटली कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो यहाँ जैसे वेलबींग की बात करते हैं तो हम कब कहेंगे कि कोई मानसिक रूप से खुशहाल है? अगर वो डे टू डे जो हैसल्स हो रहे हैं, डे टू डे जो तनाव हो रहे हैं, जो स्ट्रेसेस हो रहे हैं, उससे उबर पा रहा है कि नहीं? अगर कोई मुसीबत आ रही है तो उसको ठीक से सुलझा पा रहा है कि नहीं? स्पष्ट रूप से सोच सकता है कि नहीं? अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, दूसरों के साथ जो संबंध है, वो घर में हो, दफ्तर में हो, आस पड़ोस के लोगों के साथ हो, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है कि नहीं? और समाज को कुछ अच्छा वो दे सकता है कि नहीं? तो जो मानसिक जो वेलबींग की परिभाषा है वो यही है कि आप कैसे अपने तनाव को कैसे मुक्त रख रहे हैं, कैसे डे टू डे हैसल्स को ठीक रख रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ के बारे में लोग बहुत ध्यान देते हैं। डाइट रिस्ट्रिक्शन करना है, जिम जाना है, ठीक है, तब वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है। हालांकि ये सब भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो काफ़ी लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इनकी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, हमें बुखार हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, उसी तरह मन भी हम लोगों का, उसे भी दिक्कत हो सकती है, उसे भी परेशानी हो सकती है, वो भी दुखी हो सकता है, उसे भी घबराहट हो सकती है, नींद की दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हमारा शरीर शारीरिक रूप से बीमार होता है, उसी तरह से हमारा मन भी बीमार हो सकता है या मन में भी दिक्कत आ सकती है। और जिस तरह हमें अपने शरीर की इलाज कराते हैं, उसके ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मेंटल हेल्थ या अपने मन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस कड़ी में एक और बात जोड़ना चाहेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी जो स्टैटिस्टिक्स जो बताता है कि हर 10 में से 1 लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, तो थोड़ा-सा झारखंड में वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, उसमें 11 हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर इसको देखेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो अब हम लोग दूसरी टर्म यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट गैप। तो ट्रीटमेंट गैप मतलब क्या हुआ? इतने लोग मानसिक रूप से बीमार हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ट्रीटमेंट गैप हो गया, इतने लोग ये इतने बीमार होने चाहिए लेकिन वो इलाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसकी अगर हम लोग देखेंगे, इसके डाटा पर जाएंगे तो 80%, तो हर 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो डाटा बताती है कि मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञ या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप की तब तक कम नहीं हो पाएगा जब तक कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी मिले, उसे कैसे रोकथाम किया जा सके, कैसे हम अपनों को मेंटली हेल्दी रख सकें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं इस गैप को कम करने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। सर अर्ली स्टेजेस में कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं? कोई अगर जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेल्थ के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो अर्ली स्टेजेस में उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ, कब अब मुझे किसी एक्सपर्ट की हेल्प हेल्प की ज़रूरत है?
देखिए, मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक बीमारी अपने में एक बहुत बड़ी बीमारियों की तरह-तरह की बीमारियाँ हैं इसमें। इसमें बच्चों के लिए अलग बीमारियाँ हैं, चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फिर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स होता है, नशा या नशे संबंधी बीमारियाँ होती हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कुछ-कुछ हैं जो एपिलेप्सी, डिमेंशिया वगैरह, और फिर कुछ सुसाइड वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो सारी मानसिक बीमारियाँ में ही आती हैं। तो इसमें कुछ-कुछ जो बदलाव है, जो दिनचर्या में बदलाव हो रही है। अगर सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग समझते हैं वो नींद की। अगर आपकी नींद में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, नींद आने में दिक्कत हो रही है या बार-बार टूट जा रही है, या सुबह आप जल्दी उठ जा रहे हैं, या फिर आप सुबह पूरा 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह फ्रेश नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और ये कई दिनों से चला आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं आपको मानसिक रूप से कुछ दिक्कत हो रही है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे भूख में कमी हो जाना, फिर आपसी संबंध में दिक्कत हो रही है, बेवजह आप गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, लोगों से मिलना-जुलना कम हो गया है, काम के प्रति आपकी इंटरेस्ट कम हो रही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो अचानक से देखेंगे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा है, खेल-कूद में बहुत शौकीन है, लेकिन आप वो खेल के मैदान तक ही नहीं जा रहे हैं। तो ये जो चेंजेज़ होते हैं, उसी तरह अगर गृहिणी हैं, तो घर के काम नहीं कर पा रही है, घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं सँभाल पा रही हैं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, आपके काम पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जब आपको लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ कुछ हमें प्रॉब्लम हो रही है और हमें किसी विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। अर्ली सिम्टम्स है। हाँ, ओके सर। तो ये सारी चीज़ जो बताएँ वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स की बता रहे हैं। अगर फिर उसके बाद सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं उसमें, और यही बीमारियाँ के कई गंभीर सिम्पटम्स, लक्षण हो जाते हैं। उस समय कई बार वहम, शक, बेवजह का शक, या कई बार जिसे हम लोग डिल्यूजन्स कहते हैं, कि तरह-तरह के विचार आते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं रहता है, या जिनका कोई उसका कोई सही नहीं होता है। लेकिन आपको लगता है कि वही सही है। उसी तरह कई बार हैलुसिनेशंस हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, कि कई चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वास्तविक में वो कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। कई बार पेशेंट एजिटेटेड हो जाता है, वायलेंट, एग्रेसिव हो जाता है। तो ये सब सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के हो रहे हैं। उसी तरह अगर हम नशे संबंधी बात करें, ठीक है, नशे की वो मात्रा आपके दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या नशा करने के बाद तरह-तरह की आपको व्यवहार की समस्याएँ हो रही हैं, तब फिर ये भी समझिए कि फिर आपको विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है। उसी तरह से शुरू में बच्चों की बात करें, जैसे बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है, तो वो स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं, या अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अकेला रहना खुद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो शौक हो रहा है उनके वो कम हो गए हैं। ठीक उसी तरह कुछ-कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, अति चंचल, जिसको हम लोग एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कुछ बच्चे शुरू से एकदम एकाकी सा महसूस करते हैं, या उस तरह के उनमें लक्षण दिखते हैं। तो कई बार ये हो सकता है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के लक्षण हो। कई बार बच्चों को पूरी तरह सिखाने के बावजूद भी वो सीख सीख नहीं पा रहे हैं, या उसकी जो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले हो रही है। ठीक समय पे बोल नहीं पा रहा है, ठीक समय से चल नहीं पा रहा है, या दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये सब लक्षण बच्चों में दिखती है, तब फिर हमें सजग हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये बच्चों में होने वाले मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। अब बच्चों की बात की तो वृद्धों की भी बात होनी चाहिए, यस, है ना? ऑफ कोर्स। तो कई बार हम लोग वृद्ध में जो उनमें सबसे जो कॉमन समस्या हम लोग को दिखती है, वो एक तो डिप्रेशन की दिखती है, और दूसरा डिमेंशिया की। डिप्रेशन के लक्षण जैसे एडल्ट्स में होता है, ठीक वैसे ही लक्षण उनमें भी होते हैं। लेकिन जब डिमेंशिया होती है, उसमें सिर्फ याददाश्त ही नहीं, एक हम लोग का माना हुआ है कि याददाश्त चली गई तो वो डिमेंशिया है। लेकिन डिमेंशिया, उसमें सिर्फ याददाश्त ही नहीं, उसके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस है, जो ब्रेन के हायर फंक्शंस हैं, उसमें दिशा का ज्ञान, कैलकुलेशन, लैंग्वेज, फिर नाम पहचानना, या फिर सामान का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे वो भूलते जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग पे भी कुछ असर पड़ता है सर डिमेंशिया के केस में? डिमें डिसीजन लेने में हाँ, हाँ, हाँ। डिसीज़न लेने, और जितने भी कॉग्निटिव, जितने भी हमारे ब्रेन के हायर फंक्शंस है, वो सारा अफ़ेक्टेड होंगे। तो सिर्फ़ ये याददाश्त की बीमारी नहीं है, इसमें हमारे ब्रेन के जितने हायर फंक्शंस होते हैं, सब धीरे-धीरे नष्ट होते हैं। तो और कई बार हम इसे नकार देते हैं, या इसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार इनकी उम्र हो गई है, अब तो ऐसा करेंगे, ये साधारण नॉर्मल सी बात है।
लेकिन नहीं, हो सकता है ये डिमेंशिया के लक्षण हो, और जितना शुरुआत में जितनी जल्दी आप इलाज शुरू कर सकें, वो उतनी ही अच्छी आगे के लिए उतना अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ-कुछ लक्षण हैं जो शुरुआत में ही अगर आपको पता चल जाए या आप पहचान सकें, तो फिर इलाज के लिए इलाज सुविधा हो जाती है, और उसकी जो प्रोग्नोसिस है, ठीक होने के चांसेस हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सर आपने जैसा कि बोला बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे पहचाने कि उनको कुछ एडीएचडी है हाँ। या ऑटिज्म है, हुँ, इस हुँ। टाइप का हुँ, अगर हुँ। कुछ है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों पे अगर सही समय पे मानसिक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हुँ, हैं, हुँ। उनसे मिला जाए तो क्या पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं उस चीज़? यहाँ सबसे पहले तो अगर अगर इस लक्षण को पहचाना, अगर लग रहा है कि आपके बच्चे में इस तरह के लक्षण हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये कहीं बच्चों के नॉर्मल ग्रोथ का ही पार्ट है, या फिर कहीं बीमारी के लक्षण तो नहीं है। तो अगर ये आपको लग रहा है कि ये बीमारी के लक्षण है, तो बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। वो आपके पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, आपके जो काउंसलर्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर आपके जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वो हो सकते हैं। किसी से भी संपर्क करना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे में इस तरह का लक्षण है, तो कहीं ये इस तरह की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी, उतना अच्छा या उतना रिकवरी के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा। होता है। ये नहीं वेट करना है कि चलो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि चलो छोटा बच्चा है, ऐसा कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, छोड़ो जाने दो, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ों नेग्लेक्ट हो को, जाएगा। साइन एंड हाँ। सिम्पटम सामने से दिख रहा है बट उसको हम लोग उसको उसको नेग्लेक्ट मानना करते नहीं हैं। चाह यस, रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, या उसको फिर बच्चा समझ के हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आता है। नहीं आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार ठीक है, आपके जो स्पेशलिस्ट देखेंगे वो डिसाइड करें कि हाँ, ये नॉर्मल ग्रोथ का पार्ट है या फिर ये बीमारी का शुरुआती लक्षण है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार उनसे सलाह ले लें, और वो क्या कह रहे हैं वो जानें। मेंटल हेल्थ से जुड़े क्या ऐसे मिथ्स हैं जिसको आप हर दिन अपने क्लिनिक में तोड़ते हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मेंटल हेल्थ से हर दिन क्लिनिक या हर जगह इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लोग ये मानते ही नहीं कि स्वास्थ्य ये भी एक बीमारी ये है। बीमारी मेंटल है। हेल्थ आल्सो हाँ, हेल्थ इश्यू। एक हेल्थ इश्यू ये मानते ही नहीं है कि ये बीमारी है, या इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, ये मानना ही नहीं चाहते। और ये हर हर कैटेगरी के लोग, ठीक है, हर तबके के लोग, हर जेंडर के लोग, सब में ये चीज़ है। लोग एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। कुछ कुछ जैसे आप लोग जैसे लोग जैसे इस तरह पॉडकास्ट में इस तरह के अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है जो समाज के लिए। तो जो कहना चाह रहे थे, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं, लोग मानना ही नहीं चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ इशू है ये। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई महिला बोलती है कि हमें उदासी है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, ठीक है, तो क्या होता है, क्यों तुमको क्या मन है, तुम्हारे पास तो सारे सुख सुविधाएं हैं, हंसता परिवार परिवार है, बच्चे हस्बैंड अच्छे जॉब में है, तुमको क्या चीज़ की कमी, तुमको उदासी कैसे हो सकती है? तो ये कैसे हो सकती है कि बात नहीं है, किसी को भी हो सकती है। आपके पास सारा कुछ है, सारा सुख सुविधा से संपन्न है, ये इसका आपकी गारंटी नहीं है कि आपको मानसिक रूप से बीमारी नहीं होगी। इसको छोटा सा एक उदाहरण हम बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको लंग्स की बीमारी है, आपको दमा है, ठीक है, ऑक्सीजन लेने में आपको कठिनाई हो रही है। तो हम लोग तो ये तो नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि बाहर खुले हवा में पेड़ के नीचे जाओ, हाथ फैलाओ, सांस लो, तुम्हारी अस्थमा ठीक हो जाएगी। आपको प्रॉपर दवाई चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर इलाज चाहिए। ठीक उसी तरह से डिप्रेशन, ऐसा नहीं कि आप हंसते कूदते रहो, खेलते कूदते रहो, आपको तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। करने। डिप्रेशन तो वही है, हमें मन ही नहीं कर रहा है। तो ये तो बीमारी है, जब तक आप इसकी इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ हंसते खेलते कूदने रहने से, दोस्तों के साथ समय बिताने से आप डिप्रेशन ठीक हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। यहाँ तो आपको मन ही नहीं कर रहा है कि आप दोस्तों के साथ मिले, यहाँ तो आपको मन ही नहीं कर रहा है कि हम डे टू डे की एक्टिविटीज को पूरा करें। तो प्रॉपर इलाज होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है, लोग मानना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कई बार होता है ये मानते हैं लोग इसलिए भी नहीं आते हैं कि जैसे जैसे में क्लिनिक में कोई अगर आता है तो वो पूछे भाई इतना दिन क्या हुआ, क्यों नहीं भाई, बहुत दिन से इतना परेशान हो तुम। तो नहीं, एक बार घर के ही लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को लगता है कि ये बहाना है, या फिर आप तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, तो तुमको ये सब बीमारी, तुम थोड़ा सा खेलो कूदो, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाओ। कई बार हम लोग देखते हैं यही सब चीज़ों के यही सब कारण बोल कर ही वो काफ़ी डिले हो जाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को पहचानें और सही समय पर इलाज करें। और ये अक्सर ये होता है कि हमारे पास जब पेशेंट पहुँचते हैं तब बहुत देर हो जाती है, या अक्सर देर हो जा बहुत देर तो अक्सर ये देर हो जाती है, काफ़ी जगह घूम फिर के फिर वो आते हैं, डायरेक्ट बहुत कम अभी भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, और एक ये तो वो पेशेंट है जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो उसके ये कारण है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार इसलिए ये भी आते हैं, हम जो क्लिनिक में जो होता है या जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, कि अगर हम लोग दवाई लिखें तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये दवाइयों से तो हमें लत तो नहीं पड़ आदत लग जाएगी, जाएगी। हम तो आदी तो नहीं हो जाएंगे, हमारा लीवर किडनी तो खराब नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अ, ये जो दवाइयाँ हैं वो लत पड़ने वाली दवाई नहीं है, अगर उसकी आपको प्रिस्क्रिप्शन या वो डॉक्टर के आप निगरानी में इन दवाइयों को चलाया जाए। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वो ठीक है लत लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ जो है अगर सही ढंग से दी जाए तो वो नहीं होती हैं। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि सही ढंग से उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करा जाए और सही समय तक उसे खाया जाए। जैसे लोगों को लगता है कि दवाई खाए तो ठीक हो गए, कुछ दिनों के बाद दवाई उन्होंने छोड़ दी। तो फिर वो आकर ये कहते हैं 2-3 महीने बाद फिर आए कि सर दवाई जब तक खा रहे थे तब तो ठीक थे, और जैसे ही दवाई बंद कर दी फिर बीमारी हो गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब दवाई खाकर ही हम ठीक होंगे, इसकी हमको आदत पड़ गई है, दवाई से ही ठीक होते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई भी हम लोग इलाज कर रहे हैं तो उसमें ट्रीटमेंट का कोर्स होता है। कोर्स होता हम है। लोग डिसाइड कोई करते नॉर्मल हैं। बीमारी में भी कोर्स होता है। नॉर्मल बीमारी में भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, उसमें भी अब तो कोर्स है ना, इतने दिन तक आपको खाना है। तो इसमें भी वही कोर्स है। हम लोग डिसाइड करते हैं वो 6 महीने खाना है, साल भर खाना है, 2 साल खाना है, 5 साल खाना है, या फिर आपको लाइफ लॉन्ग खाना है। तो होता ये है कि जैसे ही हम लोगों ने दवाई ली, पेशेंट दवाई खाए, उसे आराम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही आराम होता है तो सबसे पहले वो दवाई बंद कर देते हैं। तो जो आराम होता है वो लक्षणों में उनको रिलीफ मिलता रिलीफ है। मिलता है तो उनको अंदरूनी लगता है जो ठीक होता हो है गया। वो तो वैसा ही है, और वो ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए हम लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये लत लगने वाली दवाइयाँ नहीं हैं, इसे ठीक से खाना है, जब तक डॉक्टर ना बोले ना अपने से कम करिए इसे, और ना इसे बंद कीजिए। और अगर पूरे कोर्स में इस तरह करेंगे तो जैसे-जैसे आप ठीक होंगे, आपके डॉक्टर उसे धीरे-धीरे कम भी करेंगे और हो सकता है फिर बंद भी कर दें। लेकिन ऐसे ही छोड़ते जाएँगे तो फिर ये बार-बार होता जाएगा, और बाद में ये बीमारी जब क्रॉनिक हो जाएगी, तब फिर इलाज और दिक्कत हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो वो अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है, और अगर एक्सेप्टेंस है दवाई लिए तो दवाई की फिर एक्सेप्टेंस नहीं है। रेगुलर मेंटेन नहीं हाँ, करते, रिलैप्स करते हैं। रिलैप्स करते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों में हम लोगों को काफ़ी एजुकेट करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी सारे चीज़ें बतानी पड़ती है कि क्यों ये लत नहीं है, क्यों ये ज़रूरी है आपके लिए, और क्यों ये बीमारी है। मेंटल हेल्थ का मतलब अगर आप ऐसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो सीधा सोचते हैं पागल का डॉक्टर, ये दिमाग में आता है सोसाइटी का जो एजम्पशन है। तो सर इसके बारे में मैं आपसे आपकी राय पूछना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ हर पर्सन के लिए नीडेड है, मेंटल हेल्थ वेलबिंग, मेंटल वेलबिंग हर पर्सन के लिए नीडेड है, या स्पेसिफिक जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आई थिंक हर आदमी अपने लेवल से इसको फेस कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, यंग हो या बूढ़ा हो। हर, जैसा कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया, तो क्या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हर व्यक्ति के लिए नीडेड है? इसमें थोड़ा-सा और इसको विस्तार करते हैं। जैसे एक होता है मेंटल वेल-बीइंग, मानसिक रूप से खुशहाल रहना, जो हर व्यक्ति चाहता है कि हम मानसिक रूप से खुशहाल रहें। खुशहाल रहे। क्योंकि डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन भी है जो शुरू में चर्चा की है। और दूसरा होता है मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रूप से बीमारी होना, जिसकी इलाज की ज़रूरत है। ठीक है? चाहे वो आपके जो साइकियाट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, तो वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों के बीच ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोग मेंटली डिस्ट्रेस्ड कहते हैं, मानसिक पीड़ा। ठीक है? उससे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार भी नहीं है। वो डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान है। वो परेशानी किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है, कोई भी स्ट्रेस के लिए हो सकती है। घर के परेशानियों की वजह से हो सकती है, ऑफ़िस के दिन पर दिन बॉस के डांट की वजह डाँट की वजह से से। हो सकती है, स्कूल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो एक पोर्शन जिसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हम लोग का, जिसे जो हम लोग डिस्ट्रेस्ड कहते हैं। तो परेशान हैं, उन लोग पीड़ित हैं। वहाँ पर कई बार होता है कि इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है।
ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? एक सेल्फ केयर की, अपना ध्यान रखना, अपने लिए समय निकालना, या फिर अपने परिवार के साथ इंटरैक्ट करना, फैमिली टाइम निकालना, या फिर जो आपके क्लोज हैं उनके साथ चीज़ों को शेयर करना। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, उनके साथ शेयर करना। कई बार हम लोग देखते हैं धर्मगुरु लोग होते हैं जिनके प्रवचन से भी बहुत फ़ायदा बहुत फायदा होता है, होता है। बहुत फ़ायदा बहुत। है। तो उनकी से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तब मेरी सलाह है कि बेझिझक, बिना देर किए आप अपने साइकियाट्रिस्ट या अपने जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उसकी मदद लीजिए। यहाँ एक और ये सरकार की तरफ से ऑनलाइन एक सर्विस भी है, ये भी आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बताएँ। एक है हम लोग का टेलीमानस। टेलीमानस ऑनलाइन काउंसलिंग का एक वो ज़रिया है जिसमें कोई भी डिस्ट्रेस्ड हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी कोई भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रिलेटेड हो, या फिर एंग्ज़ायटी हो, डिप्रेशन हो, नशा संबंधी हो, वृद्धों से रिलेटेड हो, कुछ भी इस तरह की परेशानी हो, तो आप ये टेलीमानस के टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, जहाँ चौबीसों घंटे 365 दिन आपको काउंसलर्स मिल जाएँगे जो आपको सही एडवाइस करेंगे, और ये सारे काउंसलर ट्रेन्ड काउंसलर्स होते हैं, और ये निमहांस और सीआईपी रांची, इन दोनों इंस्टीट्यूट की निगरानी में ये काम करती है। तो अगर उनको लगता है कि काउंसलिंग के माध्यम से ये सारी डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इसे प्रॉपर मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो जो नियर बाई जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हम लोग के यहाँ सदर में है, तो वहाँ पर वो रेफ़र कर देते हैं कि आप अमुक जगह जाइए, वहाँ डॉक्टर से मिल लीजिए, और उसके बाद फिर उसकी ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जो 365 दिन काम करता है, और इसका जो टोल फ्री नंबर है वो 14 416 है, 14416। तो इस नंबर पर कभी भी 365 दिन आप कॉल करके किसी भी समस्या के लिए, कोई भी डिस्ट्रेस्ड हो किसी भी तरह का, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ये बहुत जनसंख्या बड़ी है, बात बताई बहुत है बड़ी आपने, जनसंख्या शायद है। मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। नहीं, आज आपके माध्यम से इसके बारे में आइडिया लगा। ये काफ़ी दिनों से काम कर रही है, और आपको बता दें ये झारखंड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ के लोग जो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इसका, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। ज़्यादातर लोग सर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? वो डिप्रेस हैं, डिस्ट्रेस हैं या डिजीज्ड हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो बताएं, जो ज़्यादातर लोग वो हैं जो डिस्ट्रेस्ड हैं, डिस्ट्रेस। जिन्हें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिन्हें प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। कुछ पॉपुलेशन ऐसा है जो प्रॉपर दवाइयाँ की, प्रॉपर उसमें आपको फार्माकोथेरेपी, मेडिसिन्स की ज़रूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रेस्ड हैं, जिसको आप हर किसी को साइकियाट्रिस्ट नहीं कर नहीं सकते कर हैं, हर सकते। किसी को मानसिक रूप से बीमार नहीं कर सकते हैं। ठीक है? मुझे परेशानी हुई, हॉस्पिटल में परेशानी हुई, मेरे कार्य क्षेत्र में प्रॉपर दिक्कत हो, मेरे घर में प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम उदास हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उदासी की दवाई की ज़रूरत है। तो हम लोग को पहले ये देखना है कि ये उदासी वजह क्या है? क्या इसको ट्रीटमेंट हम लोग प्रॉपर सेल्फ केयर के साथ या दोस्तों के साथ बातचीत करके, या जैसा और से माध्यम बताएँ, वो सबसे ठीक हो सकता है कि नहीं? तो हर एक कोई, किसी को भी अगर उदासी हो रही है, कोई भी थोड़ा इस तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज कुछ हो रहे हैं, तो इसका ये जो मतलब नहीं है कि वो अभी बीमार है, वो मानसिक डिस्ट्रेस्ड रूप है। से बीमार नहीं है, नहीं लेकिन है, उसे लेकिन काउंसलिंग की उसे ज़रूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, उससे चीज़ें पीड़ित है बदल वो, जाएँगी। यस। मानसिक रूप से मानसिक पीड़ा कह सकते हैं उसको, जो डिस्ट्रेस्ड है, मेंटली डिस्ट्रेस्ड है, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर थेरेपी से जो ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मानसिक बीमारी है, जिनकी प्रॉपर इलाज की जरूरत है, और वो लोग इस चीज़ को, इसके ट्रीटमेंट के लिए या इसके इलाज के लिए अ, दुविधा में ना रहें, या फिर देर ना करें, तुरंत ही इलाज के लिए जो भी आसपास उपाय हैं उसे करें। जो इलाज में डिले होता है सर, या फिर लोग अप्रोच नहीं करते हैं एक्सपर्ट्स को, इसका कारण प्राय क्या रहता है? वो खुद रहते हैं, या सेल्फ एक्सेप्टेंस होने के बाद भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या सोसाइटी? आपको क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या रहता है? कारण बहुत सारे हैं, जो बताया, शुरू में बताया कि 80% ट्रीटमेंट गैप है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या
मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, आपके पास उतनी बड़ी जनसंख्या के लिए प्रॉपर रेशियो में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पहला बात अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा बात एफोर्डेबिलिटी, आप एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपके पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ जमशेदपुर में बैठे हैं, सुदूर बहरागोड़ा में या फिर डुमरिया में, अगर वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, उसे पता भी है कि हाँ जमशेदपुर आएंगे तो हमें ट्रीटमेंट हो जाएगी, लेकिन क्या वो उस चीज़ के लिए समर्थ है, उतना उनका सामर्थ्य है कि वहाँ से ये यहाँ पर आए, यहाँ ट्रीटमेंट कराएं, फिर वापस जाएँ और हर महीने फॉलोअप कराएं। तो दूसरा ये हो गया एफोर्डेबिलिटी। तीसरा जो बताएं एक्सेप्टेंस, समाज कितना एक्सेप्ट कर रहा है इन चीज़ों को, या मानसिक रूप से वो बीमारी को मान रहा है या फिर उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ ही बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वो तैयार करने होंगे, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को इतना सुविधा, इतना इस तरह का बनाए कि हर एक के हर कोई उसको इलाज करने में समर्थ हो। और दूसरा इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी को मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम होती है तो लोग पहचान सकें कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है, आप इसकी इलाज कराइए। तो ये तीनों चीज़ें एकदम बहुत ही ज़रूरी हैं, और तभी ये जो बार बार हम बता रहे हैं ट्रीटमेंट गैप की, इसे हम लोग कम कर सकते हैं। बेसिकली फैमिली और हमारा जो सोसाइटी है, इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है सपोर्ट के ये में प्रोस्पेक्ट में, और क्या होना चाहिए? आपको क्या ऐसा लगता है एक दो पॉइंट्स जिस पे अगर काम करने की ज़रूरत है तो ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, मेंटल हेल्थ पे बात किया जा सकता है? क्योंकि फैमिली में ही जैसे अर्ली सिम्टम्स जो होता है, या तो मुझे पता चलेगा या तो मेरे फैमिली को पता चलेगा, तो क्या रोल होना चाहिए सर फैमिली का? अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स में या मेरे करीबी नज़दीकी में ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला तो है उसकी बात को सुनिए। हम लोग सुनते नहीं हैं। जो मेंटल हेल्थ का जो सबसे जो मुझे लगता है कि इशू जो है कि जो है इसकी, वो है सुनना। लिसन लिसन एंड लिसन। ठीक है, आप एक जैसे उदाहरण बताते हैं, जैसे एक बच्चा ठीक है परेशान है, स्कूल से आया, ठीक है मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलो नहीं अभी तुम जाओ कपड़े वपड़े जाओ खोलो, हाँ तैयार होकर जाओ बाहर और खेल कर आओ, होमवर्क कर लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, नहीं मम्मी मुझे अभी बात करनी है, नहीं हम अभी बिजी हैं, अभी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, किसी चीज़ की पीड़ा है, वो कुछ आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा है, तो यहाँ उसे सुनना है। उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है या उसे कुछ उसे डायरेक्शन नहीं देना। अब वो सुनने कुछ बोलने के लिए आया था, वो सुनना है। तो जो परिवार में जो सबसे अहम रोल है वो सुनना। अगर कोई आपको किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर या किसी भी इश्यूज को लेकर डिस्कस करना चाहता है तो वो सुनिए। वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, जो आपसे डिस्कस करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से जो एक सबसे जरूरी है ओपन कम्युनिकेशन। वो एक ओपन कम्युनिकेशन हर परिवार में होना चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो समाज है वो फैमिली पर है। शुरू से ही हम लोग इसी पे बेस्ड हैं कि फैमिली हम लोग की बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए भी ये फैमिली हम लोग की अभी भी इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्नोसिस हम लोगों को अपने देश में दिखता है वो बाहर के देशों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो मानसिक रूप से बीमार भी है तो उसे हम लोग देखते हैं। तो ये जरूरी है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए बच्चे के ऊपर या फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे का जो साथ है वो वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो है वो अवेयरनेस, अवेयरनेस हर जगह ये अवेयरनेस डालेगी, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे बीमारी को। अगर हम डिप्रेशन के बारे में जानेंगे ही नहीं, बच्चों में क्या समस्या हो सकती है हम जानेंगे ही नहीं, तो हम लक्षण कैसे पहचानेंगे। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और ये बता दें कि ये जो आप लोग जानकारी लेते हैं, आजकल सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग हो गया, सोशल मीडिया आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जानकारी के सारे साधन उसमें हैं, लेकिन एक जो हम लोग का विचार जो है, जो आप जानकारी लेते हैं वो कुछ जेन्युइन साइट्स हैं उससे ऑथेंटिक लीजिए, साइड से ऑथेंटिक साइट्स हैं वहाँ से आपको लेना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, कब ट्रीटमेंट, सारा कुछ है। लेकिन आपको एक जेन्युइन साइट, एक ऑथेंटिक साइट, वो आपको देखना जरूरी हो जाता है।
हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही सर, क्योंकि ये सिर्फ मेंटल हेल्थ को लेके ये दिक्कत नहीं आती कि आप सोशल मीडिया से कुछ सीख के आते हैं और मतलब अगले को बताने लगते हैं। ये जनरली जो क्रोनिक इलनेस है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसमें भी हाँ लोग ये पत्ता खा लो, वो खा लो वो करके, और वो जब और क्रोनिक होके और वो जब बहुत ज्यादा उसका सिम्टम्स दिखने लगता है और ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है, तब फिर वो डॉक्टर को तब अप्रोच फिर करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि ऑथेंटिक साइट से हम इंफॉर्मेशन लें, और जो ट्रीटमेंट आपको सुझाया जा रहा है क्या वो साइंटिफिकली वो वैलिडेटेड है कि नहीं, वो ऐसा कुछ है कि नहीं, तो वो बड़ा जरूरी है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है। बिल्कुल। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को सुनना चाहिए, बच्चों नहीं सभी को सुनना चाहिए, बट अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली है मोस्टली सबके घर में, बट पहले क्या था कि पहले फीमेल्स उतना बाहर निकल के काम नहीं करती थी, महिलाएं घर पे रहती थी, जो मेल पर्सन होते थे वो बाहर काम करते थे, तो फीमेल के पास बहुत टाइम था स्पेंड करने के लिए। बट अभी महिलाएं भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बाहर निकल के काम कर रही हैं। तो इस कारण से भी ऐसा देखा गया है कि ऑब्वियसली अगर आप 8 घंटा का कहीं भी काम करोगे तो 8 घंटा आपका वो 24 में से ही माइनस होना है, तो घर पे वो टाइम का शॉर्ट होता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो इस पे क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर भी आपको काम करके आना है। आज भी हमारा समाज इतना एडवांस नहीं हो पाया है कि अगर आप बाहर से काम करके आ रहे हैं, जरूर आप हाउस हेल्प रख रहे हैं, बट बच्चों को टाइम देना जो है और बच्चों का जो बाकी स्टफ है, पढ़ाना और कुछ भी है, तो वो महिलाओं के हिस्से आता है, तो टाइम का इस कारण से भी इश्यू होता है। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है जो भी देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर ज़्यादातर महिलाएं, बहुत महिलाएं अब बाहर निकल रही हैं, कामकाज वो कर रही हैं। और दूसरा, हम लोग पहले क्या होता था अब क्या होता है पे नहीं कह सकते, अब ये हो रहा है तो हमें इस आपके ज़माने के हिसाब से आपके हिसाब से डिसएडवांटेज। चलना है। ठीक है, पहले लड़कों को किचन में घुसने नहीं दिया जाता यस। था, अब घुसना पड़ेगा। अगर वाइफ बाहर जा रही हैं तो पुरुष को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी। ठीक है, तो अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, बच्चे देखेंगे कि माँ पिताजी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। और दूसरा, फिर वैसा हुआ तो अगर आप नहीं है तो आपके एब्सेंस में आपके हस्बैंड या हस्बैंड के एब्सेंस में वाइफ वो बच्चों का केयर कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसकी होमवर्क को मदद कर रहे हैं, तो एक बॉन्डिंग वो तो डेवलप हो रही है। ठीक है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि पहले जॉइंट फैमिली थी था, महिलाओं का बहुत समय था। ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, आमदनी बढ़ रहा है, तो आपको शेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है दोनों के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच में। तो ये एक उपाय हो सकती है। और दूसरा, जो वो कहते हैं कि अगर आप घर में हैं तो घर में रहिए, आप घर में हैं, घर में रहकर भी आप अगर घर में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप घर में हैं, आते ही टीवी चला दिए, मोबाइल देखने बैठ गए, तो आपका रहना ना रहना बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, तो बच्चों के साथ समय दीजिए। देख, अगर यहाँ एक और चीज, अब देखिए अब स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रही है, हाँ, डिजिटल एडिक्शन की बात आ रही है। ये बहुत बड़ा मैटर ठीक ऑफ है, कंसर्न है। बहुत बड़ा मैटर कंसर्न है ना। तो अगर हम आते ही मोबाइल पकड़ेंगे, आते ही टीवी देखेंगे, तो बच्चे तो वही देख रहे हैं जो माँ पिताजी कर रहे हैं, उन्हें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों का मोबाइल और टीवी रोकना है तो आपका अपना तो मोबाइल और टीवी वो उसको चेक करना क्वालिटी होगा, टाइम बच्चों के साथ होना हाँ, चाहिए। उसकी स्क्रीन टाइम, आपको अपनी स्क्रीन टाइम कम करनी है, तब आप बच्चों को देखें। दूसरा चीज स्क्रीन टाइम को ही लेकर कि बच्चे कितनी देर स्क्रीन टाइम में, कितना देर स्क्रीन में गुजार रहे हैं वो तो जरूरी है, प्लस कंटेंट क्या क्या है, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, वो दोनों ही चेक होना चाहिए। तो सार में ये कह सकते हैं कि अब ये समय आ गया है कि पुरुष और महिलाएं दोनों को हर चीज में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हर चीज को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, वो काम हो या फिर बच्चों का देखभाल हो, सारी चीज में दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। तब फिर जो पुराने जमाने की जो आपकी जॉइंट फैमिली थी और नए जमाने की जो न्यूक्लियर फैमिली है, इस बैलेंस चीज को कर बैलेंस पाएंगे। कर पाएंगे। सर, अर्ली जो मदरहुड होता है या अर्ली पेरेंटिंग का जो टाइम होता है, हमारे समाज में ऐसा कोई
करिकुलम या ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसमें कि, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं जिससे आप पहले कभी उसको कभी फेस नहीं किए। तो क्या आपको ऐसा लगता है हर कपल को ये पेरेंटिंग जो है वो इस पे थोड़ा अभी का जैसा जैसे बच्चे आ रहे जेनजीज बच्चे जो जिसे हम कहते हैं, अब तो जेन अल्फा भी आ गए, तो इस पे सीखने की जरूरत है। ये फिर और एक अच्छा सवाल, क्योंकि पेरेंटिंग ही ऐसी चीज है जिसकी अभी तक हम लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। बिल्कुल, और बहुत ठीक इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि टॉपिक आपका है ये। पूरा एसेट है आपका बच्चा। हाँ, एक उम्र हो गई, शादी कर देना है, शादी हो गई, बच्चे हुए, तो पेरेंटिंग आपको अपने आप आ जाएगी, ये कंसेप्ट हो गया है। लेकिन अब ये भी एक स्किल हो गई है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ गए हैं, बुक्स आ गई है, वो एक तरह से साइंस की तरह हो गई है। ठीक है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में ये था, पेरेंटिंग उसमें बच्चों को संभालने के बहुत सारे थे, या आप देख देख के समझ जाते थे कि कैसे हाँ, बच्चों को संभालना बिल्कुल। है। लेकिन हाँ, ये अब एक चीज आ गई है, एक चुनौती चैलेंज आ गई है, खास करके वर्किंग अगर आप हैं या दोनों कोई वर्किंग है तो और प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट या प्रॉपर उस तरह का हो, क्लासेस हो, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। ठीक है, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी तो हमने इस तरह से इसको सुलझाया। ठीक है, हो सकता है उसके बच्चे को भी उसी तरह की प्रॉब्लम हो, आपके एक्सपर्टाइज से वो शायद उसको अपना के वो ठीक कर सके। तो एक ये तो बड़ा सही चीज़ है, ये बड़ा सही होता है कि इस तरह के होना चाहिए कि जो न्यूली जो पेरेंट्स जो यूड भी पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा उनको बताया जाए। या फिर जब प्रेगनेंसी के समय जब वो जाते हैं रूटीन चेकअप में, वो एक बड़ा अच्छा समय हो सकता है कि जहाँ बाकी रूटीन चेकअप के साथ आपको कुछ कुछ ये सारी चीज़ें भी बताएं। या जब बच्चे छोटे बच्चे जब आप उनको ले जाते हैं उसके चेकअप के लिए वैक्सीनेशन के समय, उस समय भी एक ये समय हो सकता है कि जहाँ इन इश्यूज को और टैकल किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा सवाल है, इस पर मेरे हिसाब से काम होनी चाहिए इस पर। बहुत अच्छी बात है आपने कही सर। इसी से जुड़ा मैं एक और मुद्दा शेयर करना चाहती हूँ, मतलब आपसे उसके बारे में आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ। जैसे प्रेगनेंसी, उसमें उस टाइम में बहुत फिजिकल चेंजेस होते हैं एक फीमेल के अंदर। देन पोस्टपार्टम, वो भी एक बहुत ऐसा फेज है जहाँ आपके पास बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। बच्चे को फीड करना है, आपको आपको बार बार बच्चे को ध्यान देना है, 2 आवरली फीड करना है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है और वो चीज़ें भी नई होती हैं आपके लिए, आप भी खुद को उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम में अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है सर, तो वो लाइफ टाइम के लिए एक बैड मेमोरीज क्रिएट कर देता है माइंड में। तो एक जो प्रेग्नेंट विमेन है उसके लिए फैमिली सपोर्ट कैसा होना चाहिए आफ्टर पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है, उस हर महिला खुश रहे उस टाइम में एडजस्ट कर पाए अपने आप को और उस माहौल में ढल पाए, इसके लिए आपकी क्या राय है? हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा चीज़ है जो सवाल आपने उठाया है। पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। कई बार ये बहुत सीवियर भी हो जाता है, जिसको हम लोग फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, गंभीर मानसिक बीमारी हो जाती है। बहुत ज़रूरी है उस समय सपोर्ट की। ठीक है, जो शुरू में बताए थे सेल्फ केयर, सपोर्ट किसी की भी हो सकती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होती है वो फैमिली मेम्बर्स की। हाँ, हम हैं, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम लोगों की है। हम लोग सारा लोग मिलकर इसको केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा ये फेज है बच्चे के होने के बाद का फेज है, जिसमें फिर सारी चेंजेस होती हैं, फिजिकली मेंटली सारी चेंजेस होती हैं, उससे उभरने के लिए समय चाहिए होता है किसी भी महिला को। तो एक फेज है जहाँ फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है हर स्टेप में। ठीक है, कि आप इसकी केयर करने के लिए हम लोग साथ हैं, तो तुम अकेली नहीं हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो कैसे केयर करते हैं। तो इसीलिए बता, पेरेंटिंग अब अकेले की नहीं रही है, सिर्फ अब माँ ही बच्चे को बड़ा करेगी वो नहीं है। बच्चे को बड़ा करने का दायित्व अब जितनी माँ का है उतना ही अब उसके पिता के लिए भी है। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार होता है, जैसे आप बताइए, कई बार होता है कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं उस पर चली जाती हैं पेशेंट, और इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे वो फिर से रिकवर हो सकती है, बहुत जरूरी है ये। सर आपने जैसा बताया कि मेंटल हेल्थ में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है लिसन लिसन एंड लिसन। तो क्या लाइफ में कोई ऐसा अच्छा फ्रेंड, जो कोई भी हो सकता है, माँ पिताजी भाई बहन या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई, क्या ऐसा कोई हो
जिस व्यक्ति के पास उसका मेंटल हेल्थ थोड़ा बाकी लोगों के ये में अच्छा होता है क्या? हाँ, ये देखा गया है कि जितना आप अपने आप को वेंटिलेट करेंगे उतने आप खुश रहेंगे। ठीक है, जैसे बंद कमरे में घुटन होती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग वेंटिलेटर लगा देते हैं कि अब तो इसी का ज़माना है। पहले वेंटिलेटर हुआ करता थे कि एटलीस्ट हवा इधर से उधर का घुटन ना हो। तो इसी तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो आप अ, किसी से बात करके जो आपका बहुत क्लोज है, जिसको बात करके आपको अच्छा लगता हो, उससे आप शेयर कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ शेयर करना किसी से बात करके ही नहीं, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग को डायरी लिखना सिखाया जाता था कि जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो भी दिक्कतें हैं, वो डायरी में लिख दिया करो। तो वो हम लोग दिन भर के अनुभव का अच्छे खराब जो भी है, वो अनुभव हम लोग लिख देते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा माध्यम था कि अपने आप को वो जर्नलिज्म डायरी के रूप में बनाओ। या फिर आपको स्ट्रेस में हो तो उसको किसी पोइट्री के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हो, आर्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या किसी स्पोर्ट्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अपने अंदर चीज़ों को समेट के नहीं रखनी है, उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का तरीका कुछ भी हो, जितना आप एक्सप्रेस करोगे बहुत अच्छा वेंटिलेट करोगे, वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये एडवाइस करते हैं। बहुत लोगों के पास आज के ज़माने में सब लोगों को किसी से बात करने का भी नहीं, किससे बात करें, सामने वाला भी तो उतना ही बिजी होगा। तो ठीक है, अगर बात नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस करो किसी और फॉर्म में। अब तो मोबाइल आ गया है, आप रिकॉर्ड करो, डिलीट करो। अपनी ही चीज़ों को अपने ही रिकॉर्ड करके आप डिलीट करो। रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते हो डिलीट करो, लेकिन एक्सप्रेस करो, चीज़ों को बताओ। ठीक है, अगर बताओगे नहीं तो सामने वाला समझेगा भी नहीं। ठीक है, तो वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग, अपनी चीज़ों को शेयर करना, वो किसी भी फॉर्म में हो। बट वन टू वन शेयरिंग में ऐसा लगता है कहीं डिस्क्लोज कर देगा किसी के सामने, मेरे मजाक उड़ाएंगे ये मेरी ये बातों को हाँ, लेके। ये सोशल मीडिया पे सर 1000 फ्रेंड्स हैं बट एक ऐसा फ्रेंड नहीं होता जिससे हम बात कर सके। बहुत सही कहा कि ये बहुत ये हो ही सकता है कि शेयर करने, इसलिए बोले कि जिससे बात करके आपको अच्छा लगता हो, जिस पर बात करके आप जिस पर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं वो मेरी बातों को समझेगा। ये बताया ना कि कोई जजमेंटल नहीं बात, अगर आप किसी की बात सुन भी रहे हो तो आप वहाँ जजमेंटल नहीं हो सकते हो। तुम सही हो, तुम खराब हो, वो नहीं, वो आप जो जजमेंट सुनने के लिए नहीं वो आपसे बात कर रहे, ना आप उसका आपके लिए आपसे उपदेश सुनने के लिए बात कर रहा है, उसको सिर्फ बताना है। इवन हमारे ओपीडी में कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बातें किए चले गए। तो वो जब हम लोगों ने दवाई लिखा तब हम लोग को लगता है कि क्यों लिखे, ये तो शायद दवाई नहीं, ये अपने आप को वेंटिलेट करने आई थी, ये हमसे बात करने ही आई थी, ये कुछ सुनाने आई थी। तो वो बातें सुनाई, आप सुने, अच्छे से सुने, उसको लिसन किया, एक्टिव लिसनिंग, हाँ भाई ध्यान से सुने उस बात को, बस उतना ही उसे करना था, उसके लिए करना था। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास वैसा कोई नहीं है, उतना क्लोज नहीं है जिस पर आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सको, दूसरा फॉर्म यूज़ कर सकती हैं आप। आपको जैसे बताए वो डायरी लिख सकती हैं, या फिर अगर आर्ट में इंटरेस्टेड हो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक पेशेंट है, जब उसे उदास होती है वो डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है वो। तो वो हमसे पूछे तुम कैसे कोप करती हो, नहीं हम डांस करते हैं। एक है जो बहुत अच्छा पेंट करती है, रिसेंटली वो अपना पेंटिंग सब दिखाई। तो वो अपने इमोशंस को और पेंट के में वो अपने पेंटिंग में ले, और हर पेंटिंग उसका कुछ ना कुछ इमोशंस वो शो कर रहा था। तो ये सारी तरीके हैं जो अब इस जमाने में हम देखिए, हम लोगों को अपने जमाने के हिसाब से चेंज करना है। पहले जैसा नहीं, हम लोग ये कहते हुए नहीं चल सकते हैं कि मेरे पहले ये टाइम पे ऐसा मेरे होता टाइम था। पे ऐसा होता था, मेरे टाइम पे वो था, मेरे इतने दोस्त थे, इतने प्लेग्राउंड थे। ठीक है, नहीं है आज के टाइम में, जो आप उसको यूटिलाइज करो, वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपको माध्यम देखना है। लेकिन शेयरिंग और लिसनिंग दोनों ही बहुत जरूरी है टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ। सर मेंटल हेल्थ को अब अच्छा रखने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका कुछ की पॉइंट्स बताइए सर। हाँ, सबसे तो जरूरी है, इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है वो है सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर ठीक है तभी आसपास सब ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फ्लाइट वगैरह में भी जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना अपना मास्क लगाइए, फिर दूसरे का मास्क लगाइए। तो अपना मास्क, अपने को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है।
और अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो शुरू में जो बोले थे नींद, अच्छी नींद होनी बहुत ज़रूरी है और आजकल ये नींद की ही समस्या सबसे बड़ी हो गई है। तो अच्छी नींद आपको ज़रूरी है, अच्छी नींद के लिए आपको समय से सोना है, समय से उठना है, सोने से पहले किसी भी तरह का स्क्रीन, किसी भी तरह का मोबाइल, लैपटॉप यूज़ नहीं करनी है। देर रात में या देर शाम में किसी भी तरह का स्टिमुलेटिंग चीज़ें नहीं लेनी है, चाय हो, कॉफ़ी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जो कैफ़ीन वगैरह रहता है, वो सब नहीं लेनी है। और एक जो निश्चित समय है, उस समय अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मेरे ये सोने का समय है, ताकि आपका दिमाग में बोले कि हाँ, ये सोने का समय हो गया है और अब आप सोने जाओ, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा भूख, ठीक है? खान-पान वो बहुत ख़राब है, अगर ख़राब रहता है तब मेंटल हेल्थ अफ़ेक्टेड होता है। ठीक है? तो समय से खाना है, ठीक है? और अच्छी चीज़ें जो बैलेंस हम लोग शुरू से ही जो स्कूल लाइफ़ से ही पढ़ते थे, बैलेंस डाइट लेना है, तो वो पता चलता है कि हाँ, क्यों ज़रूरी है। हर खाने का अपना-अपना क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब जैसे हो गया है कि बहुत सारी शॉर्टकट चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? बहुत सारा आप कह सकते हैं जंक फूड्स हो गए जो इंस्टेंट, वो चीज़ें हो गई। इसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। ड्रिंक्स वगैरह, किसी भी तरह का आप नशीले पदार्थ लेते हैं, तो उससे आपको दूर रखना है या फिर आपको उसको लिमिट करनी है, उसको कम से कम करना है या फिर उसे बंद करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सेल्फ केयर और ये सारी ज़रूरी है। दूसरा एक आपका सपोर्ट ग्रुप कुछ भी हो सकता है। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफ़िस के आपके स्टाफ्स हो सकते हैं। उसके साथ आप कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे आपके रिलेशंस उसके साथ हैं, वो रिलेशनशिप को आपको डेवलप करना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बेहतर है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, चीज़ों को खींचना नहीं है। ठीक है, वो हमसे बात नहीं कर रहा है तो हमसे नहीं, हम भी नहीं बात करेंगे। ये चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो क्या मैटर क्या है? क्या ऐसा हुआ है कि क्या इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? क्या इस चीज़ को हम लोग सुलझा सकते हैं? कई बार हस्बैंड वाइफ में देखेंगे कारण कुछ भी नहीं है, ये इतना माइनर सा कारण है लेकिन 2-2 3-3 दिन तक बातें ही नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ों को सुलझाना है। एक अपना सपोर्ट ग्रुप वो तैयार करनी है, जो आपको आपके जब आपकी मानसिक स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य ही अगर कहें कि अगर दिक्कत हो रही है तो ये सपोर्ट ग्रुप मेरे साथ खड़ा है। तीसरा हो गया जैसे हम लोग कई बार जैसे हम धर्म गुरु की बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिलीजियस जिनको आपको सुनकर अच्छा लगता हो, जिनके आपके सिद्धांत, जिनका कार्य आपको अच्छा लगता है, तो आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर लगता है नहीं आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप सारी चीज़ों को नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो फिर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। या एक और चीज़ जो है, अगर हम बच्चों की अगर हम बात करें, तो पेरेंट्स और बच्चों में वो रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि अभी आपके जो बच्चों के साथ रिलेशंस है, बच्चा अभी जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो बच्चे का मेंटल हेल्थ फ्यूचर को भी प्रभावित करेगा। अगर बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ-पिताजी इस तरह चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, एंग्ज़ियस हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट उसे उसको बाद में उनका रहता है। तो वो बच्चों में कोशिश कीजिए कि उसके अ, जो उसका जो अभी ग्रोइंग ब्रेन है, उसमें अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ वो हो तो इसको याद रहे कि बाद में चल कर के हाँ, मेरे घर में इस तरह की चीज़ें होती थी। तो एक वो फैमिली टाइम, एक अच्छा टाइम अपने बच्चों के साथ, और ये फैमिली टाइम जो बच्चों के साथ जो टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा स्ट्रेस रिलीवर होता है। दिन भर को आप थके होंगे, आएँगे तो वो जस्ट बच्चों से 2 मिनट बात कीजिए, आप वैसे ही रिचार्ज हो जाएँगे जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज हो क्योंकि वो जज जाता है। नहीं करते, ठीक है? इनोसेंट आंसर्स भी कभी कभी हाँ, बहुत वर्क तो करता है सर। ये चीज़ों को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये उनका ग्रोइंग एज है, उनकी हर एक्टिविटी को एन्जॉय कीजिए। कई बार आते हैं जैसे माँ आती है, मेरा बच्चा बहुत चंचल है, थोड़ा-सा भी आराम नहीं करने देता है। ठीक है, अगर चंचल है मतलब वो ठीक से बड़ा हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसकी चंचलता शांत हो जाएगी, आप फिर वो चंचलता ढूँढेंगे कि तुम बेटा फिर छोटा हो जाओ, मज़ा आ रहा था। तो ग्रोइंग जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ, हर एज को एन्जॉय कीजिए। लड़का अलग ढंग से बड़ा हो रहा है, लड़की अलग ढंग से बड़ी हो रही है। लेकिन उनकी चीज़ों को, उनकी जो मासूमियत है, वो सारी चीज़ों को एन्जॉय कीजिए। तो फिर वैसे ही वृद्ध सबके साथ भी है। उनके साथ आप अगर टाइम दिए, उनके एक्टिविटी को देखिए या उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें, ठीक है? तो वो बड़ा वो जब आप वृद्ध होंगे तब वो सारी चीज़ें काम में आएँगी।
तो वो रिलेशंस, इंटरपर्सनल फैमिली रिलेशन, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बहुत ज़रूरी है। सर वर्क प्लेस पे जो माहौल रहता है उसका मेंटल हेल्थ के को अच्छा रखने के में क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या एक्सपेक्टेड है आप एज ए हेल्थ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से? इसमें जब बात करते हैं वर्क प्लेस की तो हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। फैमिली भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपको जॉब करना काम है, करना है। काम करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर आपको वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आइडेंटिफाई कीजिए, हाँ ये अलार्मिंग बेल है, या हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम बेवजह क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, हम इतना हाफ क्यों रहे हैं, इतना मेरे पैल्पिटेशन क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको देखते मेरा मूड क्यों खराब हो जा रहा है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस्ड हैं। तो अब जब स्ट्रेस्ड हैं तो अब दूसरा अगर है तो हम क्या करें, कैसे उस चीज़ को मैनेज करें, कैसे इस चीज़ को टैकल करें, उसे आइडेंटिफाई करना है। कोई भी हम लोग प्रॉब्लम कर सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो वही करते हैं ना, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, दूसरा हो जाता है स्टेप कि अगर प्रॉब्लम है तो इसके सॉल्यूशंस क्या है। चलो ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अचानक से बिजली कट गई, अरे ठीक है कट ही सकती है, आपके हाथ में तो नहीं है, तो आपका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, आपके पास बैटरी है, इन्वर्टर है, या फिर आप बिना लाइट के भी काम कर सकते हैं। तो वो देखिए क्या आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई तरीका हो सकता है, एक ही प्रॉब्लम को हम कई तरह सॉल्व कर सकते हैं, ABCD कई तरह हो सकता है। अब हम लोग को तीसरा चीज़ ये देखना है कि कौन सा सबसे फिजिबल है। अच्छा ये ए नहीं, सब संभव नहीं है ये, ठीक है, हाँ बी ये हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके को अपनाए तो सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हुआ वो आपका बी ऑप्शन हुआ, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आपको लगा कि हाँ बी से कर सकते हैं तो आपको वो बी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और फॉलो अप करनी है कि हाँ इस तरह। तो वर्क लाइफ में यही है, प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस आएगी, और हर बार अपने रूप बदल कर आएगी। इस जगह नौकरी करें यहाँ प्रॉब्लम है, दूसरी जगह नौकरी करेंगे वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सब जगह, आप उससे नहीं बच सकते हैं। स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो जाएंगे कहाँ। तब हो गया नहीं, स्ट्रेस को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, तो वो करना है। तो अगर आप लगता है कि नहीं हम सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये प्रॉब्लम हो रही, तो उसे सॉल्व कीजिए। फिर जैसे हो गया, कई बार इसलिए भी प्रॉब्लम होती है कि वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप एक साथ बैठे हुए हैं लैपटॉप में, घंटों बैठे हुए हैं, तो उसमें यह एडवाइस किया जाता है कि नहीं ठीक है, अगर इतना देर है तो बीच में आप ब्रेक ले लीजिए। 1 घंटा 2 घंटा काम किए तो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं है, इवन एम्प्लॉयर को भी ये चीज़ों को समझना है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, जिसके तहत जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है। अगर उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आपके एब्सेंट प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आपके एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। एम्प्लॉयर के लिए भी एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ उतना ही जरूरी है जितना उसके प्रोडक्टिविटी जितना जरूरी है। तो ये दोनों के लिए है, तो ये चीज़ एक कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो देख रहे हैं कि कई बार स्ट्रेस को उन लोग उसे मैनेज करने के लिए कई बार नशे वगैरह की चीज़ें यूज कर लेते हैं। जैसे बहुत बार आता है ऐसा कि बड़ा भारी काम है, बहुत काम किए हैं, दिन भर काम किए हैं, आज तो थोड़ा ड्रिंक्स ले लेना है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट, काम किए इसीलिए हमें अल्कोहल लेना है, या हमें और कोई नशा करना है, या हमें दोस्तों के साथ बैठना है, दोस्तों के साथ बैठना का मतलब है कि हमें पीना है। तो ये चीज़ रिलेट कर लेते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि आप अगर नशा कर रहे हैं तो उसकी आपकी तनाव, उसकी आपकी एंजाइटी घबराहट कम हो जाएगी। होता उल्टा है। अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं तो वो ना आपके ब्रेन के लिए ना आपके हार्ट के लिए अच्छा है। सारे नशा का वही हालत है। तो ये मान के नहीं पीना है कि पीने से मेरी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने आप को नेगेटिवली आप ट्रीट कर रहे हैं।
वो नहीं। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने स्ट्रेस को किस और माध्यम से ट्रीट करो। एक जैसे बताया फैमिली, जो बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। बच्चों के साथ रहना वो बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। तो इस तरह से आप अपने वर्क और लाइफ बैलेंस कर सकते हो। एक और चीज है, नो बोलना सीखना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोला जा रहा है, आपको बोला गया या नहीं बोला गया, आप सबसे पहले खड़े हो गए, हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि आपको बॉस को ठीक खुश रखना है। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप हर काम आप अपने कर सकें और हर बार हर काम से आप अपने बॉस को ठीक कर सकते हैं। उल्टा ये होता है कि इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि आप अपना काम भी नहीं कर पाते, ये भी काम नहीं कर पाते। तो और उसके बाद आपको ऐसे एक्स्ट्रा काम भी मिलते जाता है। तो एक तरह से असर्टिव होना है कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा, नहीं सक्षम है, आज नहीं होगा, एक दो दिन बात कर लेंगे, या ऑलरेडी मेरे पास काम है। तो ये एक तरीके से वो आप अपने एम्प्लॉयर जो है उसको कन्वे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगी। तो एक बड़ा ज़रूरी होता है आज के दिन में उस स्ट्रेस को मैनेज करना और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करना, काफ़ी ज़रूरी है ये। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। एक बात इसमें से मैं फिर से इसको मेंशन करना चाहती हूँ कि आपने जो बोला कि हमें उस पे काम करना चाहिए जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जिनको हम लोग एज ए सपोर्टिव मेजर्स यूज कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि अगला क्या करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में। ठीक है। तो मेरा हेल्थ मेरे कंट्रोल में है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर है कि हम ले ना लें, ना ले। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, जेनेटिकली हम वल्नरेबल है, वो हमें हो ही सकता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उन चीज़ों का आपको कंट्रोल करना है जो आपके कंट्रोल में है। उन चीज़ों पे नहीं दिमाग दौड़ानी है जो आपके कंट्रोल के कंट्रोल में बाहर नहीं। है। एक इसमें एक और एग्जांपल देंगे। रिसेंटली जो वो नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ठीक है, बड़ा और न्यूज़ भी अभी आते जा रहा है कुछ कुछ बच्चों को लेकर। तो ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ठीक है, कैंसिल हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत सारे बच्चे सफ़र किए। लेकिन ये बच्चों की कहाँ गलती थी, या बच्चों का क्या रोल है, या उनके कंट्रोल में क्या है। उनके कंट्रोल में था, हम पूरे साल भर 2 साल 3 साल तैयारी किए, एग्ज़ाम दिए। लेकिन अगर वो कैंसिल हो गया कुछ लोगों की वजह से, कोर्ट का आदेश हुआ या फिर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो सबके लिए कैंसिल है। अब हम इस कैंसिल को लेकर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। चलो, ये 3 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, 21 तारीख को एग्ज़ाम फिर आना है, हमें 21 तारीख के लिए फिर प्रिपेयर होना है। चलो, एक दो दिन अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, लेकिन इससे हमें उबरना है। तो ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन उसमें एग्जाम पर बार बार जैसे बच्चे आते हैं परीक्षा के समय, काफ़ी एंक्सियस, काफ़ी वो परेशान रहते हैं कि नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम पास कर पाएंगे कि नहीं, रिजल्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि एग्ज़ाम पास करना नहीं करना वो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है ऑनेस्टली साल भर आपको पढ़ाई करना। आप अगर साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की हो तो एग्ज़ाम अपने आप ठीक होगा, नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। लेकिन अगर नंबर सोच कर पढ़ाई करोगे तब रिजल्ट खराब होगी। तुम साल भर पढ़े नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अच्छा करना है, तो वो नहीं होगा। तो अगर ऑनेस्टली पढ़ाई करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही जो नेट के अभी जो बच्चे हैं, वो बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है, जो हुआ नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। लेकिन वो उसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ है। लेकिन अब समय है कि उन सबको पीछे रखकर फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू करके फिर से उतने ही अच्छे से एग्जाम दो। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है। और एक तरह से ये अच्छा भी हुआ, अगर ये कैंसिल नहीं होता तो डेफिनेटली कट ऑफ बहुत ऊपर जाता। जो तुम सोच रहे हो कि 620 हाँ, 25 हम लाकर जो अच्छे, अनएथिकल किए उनका हाँ, कट ऑफ ऊपर चला ऊपर जाता है, चला जो जाता है। डिजर्विंग तो कैंडिडेट है वो वो सेलेक्ट वो नहीं हो उतना पाते। नंबर लाकर भी नहीं सेलेक्ट हो पाते। ये एक तरह से अच्छा हुआ, एक और मौका मिला है अपने को फिर से एग्जाम में बैठने का। ये भी एक तरह का आई थिंक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको एक्सेप्ट करते जाना उसको एक्सेप्ट करना कि चाहिए। मेरे अच्छे के लिए वो होगा, शायद इसका रिजल्ट मेरे को और 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद पता चलेगा कि हाँ तो क्यों हुआ था। इससे हम लोग 3 A यूज करते हैं। अगर प्रॉब्लम है, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, ठीक है। अल्टर कर सकते हो, बदल सकते हो तो बदल दो। अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, अल्टर भी नहीं कर सकते हो, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो। कर लो।
तभी आप फिर खुश रह पाओगे या उस पर काम कर पाओगे। सर, अगर आपको कुछ पॉलिसी मेकिंग करने का मौका दिया जाए, होपफुली ये बहुत आगे मिले भी, तो आप क्या कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना चाहेंगे जो कि मेंटल हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा? मेंटल हेल्थ को सबसे पहले जरूरी है कि मेंटल हेल्थ को एट पार फिजिकल हेल्थ के साथ लाना, क्योंकि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ है। तो इसे भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए हर जगह जो बाकी इलनेसेस को लेकर हो रही, क्योंकि इसकी भी जो स्टैटिस्टिक बताते हैं कि इसकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो चाहेंगे वो अवेयरनेस, भारी कमी है जिसकी, क्योंकि अगर मतलब जो सुदूर जगह पे बैठे हुए हैं उसे भी पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल बीमारी क्या होती है और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, या कहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। और जो तीसरा चीज़ है एफोर्डेबिलिटी, सारे लोगों को मेंटल हेल्थ की सुविधा, वैसी सुविधा जिसकी वो एफोर्ड कर सकें, जिसको वो यूज कर सकें, जिसका वो लाभ उठा सकें। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस समाज के लिए। मेंटल हेल्थ का जो इशू है या जहाँ काम करने की ज़रूरत है, तो इसमें आपको क्या लगता है, रूरल एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है या अर्बन एरिया में, या दोनों तरफ बराबर? देखिए, इसमें प्रॉब्लम रूरल अर्बन की बात करें, अर्बन एरिया में ऑप्शन है। हमारे यहाँ अगर जमशेदपुर की ही बात करें तो करीबन हर हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट खुली हुई है। एमजीएम हो, सदर हॉस्पिटल हो, टिल्को में है, टिंकरेट हॉस्पिटल में, टीमेट में, सारी जगह मेंटल हेल्थ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो जो अर्बन एरिया में उनके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ नहीं दिखा सकते हैं वहाँ पर है, वहाँ दिखा देंगे, वहाँ दिखा नहीं सकते हैं यहाँ दिखा, यहाँ अच्छा से नहीं देखा गया वहाँ दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, लेकिन रूरल एरिया के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और ये चलो ठीक है, अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अगर हम लोग अगर कोल्हान पूरा मिला देते हैं, मीन्स कि अगर हम लोग सरायकेला और चाईबासा को भी जोड़ देते हैं, तब फिर रूरल एरिया के लिए और कम ऑप्शंस हो जाते हैं। अभी भी वहाँ वो पहुँच नहीं है मेंटल हेल्थ की जो होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, सुविधाएं भी कम है उन लोगों के पास, और वो उतनी एफोर्डेबिलिटी भी नहीं है कि वो उतना दूर से आकर जमशेदपुर में ही दिखा सकें। सर, बदलाव आपसे के इस प्लेटफॉर्म से आप हमारी जो ऑडियंस है उसको क्या एक मैसेज या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ रियल है और उतना ही रियल मेंटल डिसऑर्डर्स है। मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जमा कीजिए, ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, और सही समय पर जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है सही समय पे सही जगह की इलाज की, उसको सही समय पर आप लोग भेज सकें। और जो बार बार वो इंटरव्यू के दौरान भी कई बार बोले, शेयर एंड लिसन, तो अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं उसे सुनिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके इतनी सारी जानकारी हमारी जनता के साथ शेयर करने के लिए। होपफुली आज के इस एपिसोड में आपको डॉक्टर दीपक गिरी सर के माध्यम से बहुत सारी ऐसी नई जानकारियाँ मिली होंगी, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ आपकी टूटी होंगी जो शायद आप पहले अपने मन में बना के और बिठा के बैठे थे। और अगर इस पूरे पॉडकास्ट से समाज के एक एक व्यक्ति को एक भी ऐसा पॉजिटिव मैसेज जाएगा जिसके वजह से वो आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है, या जो इस भ्रम में फंसा हुआ है कि कोई उससे बात करे, तो प्लीज उसकी बातों को सुनिए। क्योंकि हम जो इंसान है वो जानवर से सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि हमें भावनात्मक डिसीजन लेने की क्षमता है। हम लोगों को सुन के, समझ के और उनकी जिंदगी में अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम करें। तो मैं अपनी जो ऑडियंस है उनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लोगों को सुने सुने और सिर्फ सुने। धन्यवाद।